एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है संगीतास पाठशाला में। मैं संगीता मोदक, असिस्टेंट टीचर, डीएवी हाई स्कूल झरिया से। मैं आप लोगों की अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की शिक्षिका हूँ। आज हम लोग 12th क्लास की पहली चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कुछ पुरानी बातों को दोहराएंगे। एक बार फिर से इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र यानी कि उसको जानेंगे, अर्थव्यवस्था को जानेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र क्लास 12th का पढ़ने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा हम लोग जानेंगे कि परिचय करेंगे कि हम लोग को भाई ये इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है, विषय है, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। इस विषय में हम लोगों को 2 किताबें पढ़नी है, ठीक है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो यानी व्यष्टि से ही हम समझ पा रहे हैं कि बहुत छोटा सूक्ष्म सा एक कोई हिस्सा हमें पढ़ना है, या समष्टि अर्थशास्त्र से हम समझ पा रहे हैं मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी कि जो कुल हमारा अर्थव्यवस्था का हिस्सा है वो हमें पढ़ना है। इसके बारे में हम लोग आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में जो है अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक छोटा या सूक्ष्म सा अर्थशास्त्र का हिस्सा है। अतः जब हम अर्थव्यवस्था की किसी इकाई का अध्ययन करते हैं, चाहे वो एक परिवार हो, एक उद्योग हो, एक व्यक्ति हो, एक फर्म हो, किसी भी इकाई का हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है उससे तात्पर्य है बड़ा, यानी कि वो शाखा अर्थशास्त्र का जिसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली जो इकाइयाँ हैं उनका अध्ययन करते हैं, जैसे कि कुल आय, कुल रोजगार, कुल विनियोग, कुल उपभोग, कीमत स्तर, नियोजन नीतियाँ आदि। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। हम लोग इसको पार्ट वाइज डिवाइड किए हैं। हम लोग आज पार्ट 1 पढ़ेंगे। उसकी जो सूची है, विषय सूची, वो कुछ इस प्रकार है। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को पढ़ना है सामान्य अर्थव्यवस्था। सामान्य अर्थव्यवस्था शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। एक बार फिर से अर्थशास्त्र को हम लोग क्या है जान लेते हैं। तो एक बार जब हम लोग पुनरावृत्ति कर लेते हैं पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो फिर हमें आगे बढ़ने में थोड़ी सहूलियत होती है। तो बच्चों, अर्थशास्त्र क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्द अर्थ यानी कि धन और शास्त्र के संधि विच्छेद से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र वो शाखा है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित संसाधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करता है। हमारी जो हम सब जानते हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, यानी कि वो अनलिमिटेड है, उसे हम लोग कभी सीमित नहीं कर सकते हैं। आप ही कहिए, आपकी जो आकांक्षाएं होंगी या जो इच्छाएं होंगी वो असीमित है। आपके पास अगर कोई स्मार्टफोन है जिससे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी इच्छा ज़रूर होगी कि आप इससे अच्छा फ़ोन जो है वो इस्तेमाल करें, आप आईफोन इस्तेमाल करें। अगर आपके पास आईफोन है तो आप सोचिएगा कि हम उससे अच्छा बेहतर कुछ इस्तेमाल करें। तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित होती हैं। तो लेकिन हमारे पास जो संसाधन है वो तो सीमित है, चाहे वो पैसा हो संसाधन के रूप में या फिर कुछ और। अभी हम पैसे की अगर हम बात करते हैं, पैसे से ही आप सब वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। जितना पैसा आपके पास है आपको उसी का उपयोग करके अपनी जो असीमित आवश्यकताएं हैं उसको पूरी करनी है। आप चाहते तो हैं एप्पल का फ़ोन लेना, लेकिन क्या आपके पास संसाधन उपलब्ध है, यानी कि संसाधन के रूप में जो धन या पैसा है वो क्या आपके पास पर्याप्त रूप में है? तब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक समस्या आती है चॉइस की, चुनाव की। तब हम क्या करते हैं कि हम आईफोन नहीं लेकर के हमारे पास जो धन है यानी साधन है, हम उसका उपयोग करके जो उसके अंदर आ रहा है हम उसी को लेते हैं। ठीक है, आगे।
अर्थशास्त्र वो सामाजिक विज्ञान है जिसका संबंध समाज द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ तथा वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के प्रयोग से है। मतलब क्या कि हमारे पास जो भी वस्तुएं सेवाओं हैं उनका जो उत्पादन करेंगे, उनका उत्पादन भी हमारे पास जो स्केयर रिसोर्सेस है यानी कि जो दुर्लभ संसाधन है उसी का उपयोग करके करना है। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है। अर्थशास्त्र के अध्ययन को जब व्यवहारिक रूप में उपयोग में लाया जाता है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक क्षेत्र है जहां आर्थिक वस्तुएं एवं सेवाओं के माध्यम से अधिक जो गतिविधियां हैं उसका निष्पादन किया जाता है। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि किसी भी देश का जब हम लोग आर्थिक गतिविधियों को देखते हैं, आर्थिक क्रियाओं को देखते हैं, उनका जिस प्रकार निष्पादन होता है अर्थशास्त्र को जब हम व्यवहारिक रूप में लाते हैं तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो बच्चों आगे हम अर्थशास्त्र की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण एक चीज़ है जो कि हमेशा एग्जाम्स में पूछी जाती है, अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। हम लोग उसी को देखेंगे आज। अर्थशास्त्र के जो जनक हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो है एडम स्मिथ। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है अर्थशास्त्र के बारे में कहा और अर्थशास्त्र क्या है ये बतलाया। उन्होंने अपनी किताब एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी, उनमें उन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है। फिर उसके बाद जो डॉक्टर मार्शल आए, उन्होंने कहा अपनी किताब अर्थशास्त्र के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि 1890 में पब्लिश हुई थी, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा देता है। मतलब अर्थशास्त्र जो है समाज कल्याण से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आए हमारे जो ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है लॉर्ड रॉबिन्स। वो 1932 में अपनी एक किताब पब्लिश की उन्होंने। उस किताब का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। उसमें उन्होंने दर्शाया कि जो अर्थशास्त्र है वो दुर्लभता का सिद्धांत है। ठीक है, मतलब अब ये क्या हुआ कि ये प्रिंसिपल ऑफ स्केर्सिटी है। मतलब जो हमारा इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, वो स्केर्सिटी को बता रहा है, परिभाषित कर रहा है। तो इसके बाद जो हमारे पास चौथी परिभाषा है वो आई है जेके मेहता, अर्थशास्त्री जो है हमारे आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, उनके तरफ से। उन्होंने कहा है 1957 में अपनी किताब में जो कि एडवांस इकोनॉमिक्स नामक है, उसमें उन्होंने कहा है कि इच्छा रहित अवस्था में अधिकतम संतुष्टि का विज्ञान है क्या? अर्थशास्त्र। अब आगे आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअलसन, उन्होंने इन सब के बातों को एक निचोड़ देते हुए 1964 में अपनी एक पुस्तक जो कि अर्थशास्त्र के नाम से है यानी कि इकोनॉमिक्स के नाम से है, उसमें उन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र है वो विकास का शास्त्र है। यानी कि अर्थशास्त्र क्या है? साइंस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, आगे हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल के द्वारा इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बताया है कि कब किसने और किस बारे में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। तो इससे क्वेश्चंस आती है कि एडम स्मिथ ने जो अपनी किताब है वो किताब कौन सी लिखी थी और कब लिखी थी। और मार्शल के बारे में भी ऐसे पूछा जा सकता है किसने कौन सी किताब लिखी, कब लिखी, उसमें क्या था। तो इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक पार्ट है इस चैप्टर का वो है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। तो भाई अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं क्या है? अर्थशास्त्र की 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। पहला, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। तीसरा, उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए। मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखते हैं कि भाई जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाए वो किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, तो बहुत ही छोटी सी बात है, जिन वस्तुओं का मांग होगा भाई हम उन्हीं का उत्पादन करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तु तथा सेवाओं में से किन किन वस्तुओं और सेवाओं का वो कितना उत्पादन करेंगे। अब देखिए कि खाद्य पदार्थ वस्तुएं जो है उनका उत्पादन करें या फिर जो हम लोग क्या करें कि
विलासिता वस्तुओं का उत्पादन करें, हम क्या करें, कृषि जनित वस्तुओं का उत्पादन करें, या फिर हम क्या कर दें कि औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करें। हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य के लिए जो उत्पादन के संसाधन हैं उसमें बढ़ोतरी करें, उसका उत्पादन को बढ़ाएं, या फिर हम लोग क्या करें, अन्य और भी जो विकल्प हैं उनको देखें, उन सारे चीज़ों का उत्पादन करें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बुनियादी शिक्षा को बढ़ाएं या फिर उच्च शिक्षा को बढ़ाएं। ठीक है, तो अब बात ये हो जाती है कि हम किन वस्तुओं का उत्पादन करें। तो बहुत ही आसान सा सवाल है इसका, जिन वस्तुओं का मांग होगा हम उसका उत्पादन करेंगे। हम 4 पहिए वाली गाड़ियों का उत्पादन कर लेते हैं बहुत सारे मात्रा में, बहुत सारा उसमें पैसा लगा देते हैं, हमारा पूंजी भी गया, हमने निर्माण भी कर लिया, लेकिन उसकी उतनी मांग नहीं है, तो क्या उस वस्तुओं का निर्माण करके कोई फ़ायदा है? नहीं। हमें उन वस्तुओं का उत्पादन करना है जिसकी ज़रूरतें ज़्यादा है, जिनकी मांग ज़्यादा है। तो हम किन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे? जिनकी मांग ज़्यादा है। आगे दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरी समस्या क्या है, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। भाई ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या वस्तु का उत्पादन तो करना है लेकिन कैसे उत्पादन करना है। ठीक है, प्रत्येक समाज में निर्णय करना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करते समय किन किन वस्तुओं या सेवाओं में किस किस संसाधन की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाए। ठीक है, अधिक श्रम का उपयोग किया जाए या अथवा मशीन का जो है उपयोग किया जाए। प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए उपलब्ध तकनीकों में से किस तकनीक का उपयोग किया जाए। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है वो श्रम प्रधान देश है, तो जाहिर सी बात है मशीनों का तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन श्रम का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा श्रमिक है, कम मजदूरी में भी हम लोग को ज़्यादा श्रमिक मिल जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे श्रम का भी उपयोग करेंगे और मशीनों का भी उपयोग करेंगे। देश के हिसाब से वहाँ की जो तरीके हैं उत्पादन के, कैसे उत्पादन किया जाए वो चुना जाता है। अब दूसरी चीज़ आती है कि तकनीक कौन सा इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहली बात है कि हमारे पास 2 तकनीकें होती है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे? दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी कि श्रम प्रधान तकनीक को भी यहाँ पे हम लोग प्रधानता दे रहे हैं, और पूंजी प्रधान तकनीक को भी हम लोग यहाँ पे प्रधानता दे रहे हैं, लेकिन दोनों का प्रयोग करते हुए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उत्पादन को आपका जो है निष्पादित कर रहे हैं। अब जो है तीसरा पॉइंट, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। भाई किसके लिए किया जाए इन वस्तुओं का उत्पादन? अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी। क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था के उत्पाद को व्यक्ति विशेष के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए, किसको अधिक मात्रा प्राप्त होगी तथा किसको कम। यह सुनिश्चित किया जाए अथवा नहीं कि अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को उपभोग की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध हो। क्या प्रारंभिक शिक्षा तथा बुनियादी स्वास्थ्य सेवा जैसे सुविधाएं या सेवाएं अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है कि कुछ सेवाओं को तो हमें निःशुल्क भी देना चाहिए, क्या हम दे पाएंगे, या फिर ऐसा किया जाए कि सबको न्यूनतम जितनी मात्रा होनी चाहिए वो सबको मिले। तो सबसे पहले जो ज़रूरी वस्तुएं हैं, जो नेसेसिटी गुड्स है, उनकी जो मात्रा है वो सभी को मिलना चाहिए। फिर जैसे आगे बढ़ते हैं लग्जरियस गुड्स वगैरह, वो जिसको जितनी ज़रूरत होगी उतनी उत्पादन भी हो रही है, वो अपने हिसाब से उसका उपभोग करेंगे। तो वस्तुएं जो ज़रूरी हैं, जो नेसेसिटी गुड्स है, वो हर किसी को उपभोग और हर किसी के उपभोग में आए, हर कोई उसको कंज्यूम कर पाए। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो भी गुड्स हैं, जो कि वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं, वो जो सेवाएं बहुत प्रारंभिक हैं, बहुत प्राथमिक हैं, चिकित्सा सेवा हो गई, शिक्षा सेवा हो गई, बुनियादी शिक्षा, ये सबको प्राप्त हो। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी है, 6 से 14 साल के बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन दिया जाए, हमने ये पढ़ा है। चिकित्सा के लिए भी हम लोगों ने देखा है कि जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पे जो गरीब है उनका जो चिकित्सा होता है, वहाँ पे सबकी चिकित्सा जो होती है वो निःशुल्क होती है। फिर आप आगे जो सेवाएं हैं, वस्तुएं हैं जो हम उत्पादन करते हैं, उसको जिसको जिस हिसाब से उसकी ज़रूरत होगी वो उस हिसाब से उसका उपभोग करेगा या उपयोग करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो केंद्रीय समस्याएं थी तीनों, हम लोगों ने इसको जान लिया है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इन समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है।
कि विभिन्न जो वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हमारे पास जो सीमित संसाधन हैं उसका उपयोग करके किस प्रकार किया जाए, उत्पादित किया जाए या वितरण किया जाए। अर्थात संसाधनों का उपयोग कर अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का वितरण ही किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। ठीक है, तो देखिए भाई, हम लोगों ने जैसा अभी कहा कि हमारी जो वांट्स है, मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है और हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, जो क्या पैदा करती है, कमी, दुर्लभता, स्केर्सिटी को। स्केर्सिटी की वजह से हमारे पास चॉइस की प्रॉब्लम आती है, यानी कि चुनाव का प्रॉब्लम आता है। इसी चुनाव के प्रॉब्लम को देखते हुए फिर हमारे आगे 3 समस्याएं आती है भाई, कि अब कितना, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है और हमें प्रोडक्शन भी करना है, उत्पादन भी करना है। इसी को देखते हुए हम लोग कितना प्रोड्यूस करें, कितना उत्पादन करें, किस तरीके से उत्पादन करें, कौन से तकनीक से उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बच्चों, अब हम लोग आगे देखेंगे सीमांत उत्पादन संभावना, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। तो ये क्या होता है, पहले हम लोग इसको जानेंगे। सीमांत उत्पादन संभावना से अभिप्राय उस वक्र से है जो दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। यह एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे थे कि हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसी दो वस्तुओं का उत्पादन करना है हमारे पास जो सीमित संसाधन है उसका उपयोग करते हुए, लेकिन जो संसाधनों का उपयोग करेंगे वो पूर्णतः होनी चाहिए। संसाधनों का पूर्णतः उपयोग करके हम लोग जो उत्पादन करते हैं, दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसे जो हम लोग वक्र से दिखाते हैं उसे हम लोग कहते हैं सीमांत उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, तो हम लोग जो दो वस्तुओं का उत्पादन करेंगे वो कौन सी वस्तुएं हैं, गेहूं और कपास। अब हम लोग जो संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं इन वस्तुओं को उत्पादित करने के लिए, वो क्या क्या है, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम और तकनीक। तो अब आगे देखिए, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र। इस फिगर को आप देख पा रहे हैं, इस ग्राफ को आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने देखा है कि एक कर्व है, एक वक्र है जो कि कॉन्केव टू द ओरिजिन है। ठीक है, तो अक्ष से क्या है, ये कॉन्केव है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ए बी सी 3 बिंदुएं हैं, उसके अंदर एक एक्स बिंदु है, एक वाई बिंदु है। ठीक है, तो ए बी सी जो बिंदुएं हैं, ये तीनों बिंदुओं के ऊपर जो भी उत्पादन हो रहा है वो हमें ये दिखा रहा है कि जो हम लोग उत्पादन कर रहे हैं इसमें हम लोग का जो पूर्णतः संसाधनों का जो है उपयोग हो रहा है। और यहाँ पे जो है हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र इन तीनों को मिलाने से बन रहा है। मतलब इसमें हम लोग पूर्णतः सब संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग x की बात करते हैं, यानी कि इस वक्र के नीचे जो भी उत्पादन होगा, x क्या कोई भी बिंदु अगर इस वक्र के नीचे हम लोग उसका उत्पादन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, संसाधनों का पूर्णतः उपयोग नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम लोग b, x से ज़्यादा b, x से ज़्यादा a, x से ज़्यादा c का उत्पादन कर सकते थे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, x ही उत्पादन कर रहे हैं, मतलब कम उत्पादन कर रहे हैं, अपने संसाधनों का पूर्णतः उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग y की बात करें, बिंदु y या फिर इस कर्व के बाहर कोई भी बिंदु से, इसका अर्थ यह होता है कि हमारे पास 10 मतलब मान लीजिए 100 मजदूर है और हमारे पास मानिए 1 करोड़ रुपया है। ठीक है, पूंजी इतनी है और इतना हमारे पास जो है मजदूर है, श्रम है। अब हम लोग y उत्पादन करने के लिए हम लोग को श्रम चाहिए 200, ठीक है, जो कि हमारे पास है नहीं, 100 ही है। पूंजी चाहिए 2 करोड़। तो भाई अब हम कहाँ से लाएंगे ये पूंजी और ये श्रम? तो हम उतना ही उत्पादन कर सकते हैं जितना कि हमारे पास है, संसाधन हमारे पास जितना है, हम उससे अत्यधिक नहीं बढ़ सकते। तो ये जो y पॉइंट है या इस वक्र के बाहर का कोई भी बिंदु है, वहाँ पे तो हम उत्पादन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो उत्पादन है वो कहाँ कहाँ पॉसिबल है, कहाँ कहाँ संभावना है उसका, इस वक्र के ऊपर या तो फिर इस वक्र के नीचे। अगर इस वक्र के नीचे हम लोग करते हैं तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने संसाधनों का पूर्णतः उपयोग नहीं कर रहे, जो कि हम लोग के लिए नुकसानदायक है। तो कौन सी हमारे लिए सर्वोत्तम बिंदुएं हैं, ए बी सी जो है, अगर इस वक्र के ऊपर कोई भी बिंदु, इस वक्र के ऊपर ए बी सी छोड़ करके और कोई भी बिंदुएं होंगी तो वो सब हमें उन संभावनाओं को बताती हैं जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने संसाधनों का पूर्णतः उपयोग करके उत्पादन कर रहे हैं। तो अब आगे आइए, आगे ये तालिका दी हुई है जहाँ पे संभावनाएं दी हुई है ए बी सी डी ई बिंदुओं के माध्यम से, और यहाँ पे जो है अनाज यानी कि गेहूं और कपास यानी कि कॉटन, उसका जो है आपको आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ पे देख लीजिए आप ABCDE बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। इस जो y अक्ष है वहाँ पे हम लोगों ने कपास को दर्शाया है, x अक्ष पे हम लोगों ने अनाज को दर्शाया है, यानी कि x एक्सिस अनाज को बता रहा है और y एक्सिस कपास को बता रहा है, ठीक है। और ये सारी जो बिंदुएं हैं ABCDE, ये सारे जो है संभावना को बता रही है, संभावनाओं को बता रही है, उत्पादन संभावनाओं को बता रही है कि कौन कौन सी संभावनाएं हमारे पास है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, संसाधनों का पूर्णतः उपयोग करके कपास और अनाज का जो है उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य वस्तुओं की कम मात्रा प्राप्त की जा सकेगी। मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा को पाना चाहते हैं तो आपको किसी दूसरे वस्तु की जो है, अगर मानिए अनाज आप ज़्यादा चाहते हैं तो कपास को आपको क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में और इसका कंटिन्यूएशन देखेंगे। तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोगों ने जाना, सामान्य अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग जानते थे और जाना। अब हम लोगों ने देखा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस अध्याय का, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि सीमांत उत्पादन संभावना क्या होती है, इसको और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। संगीतास पाठशाला को ऐसे ही प्रमोट करते रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe the channel.